बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 20। शहाबुद्दीन निहायत आले हिम्मत और बुलंद हौसला इंसान था। वो शुरू से ही हिंदुस्तान को फतह करने का आरज़ूमंद था। उस मकसद के लिए सबसे पहले जरूरी था कि पंजाब को पहले की तरह ताजो तख्ते गजनी के साथ वाबस्ता किया जाए। चुनाचे उसने लाहौर पर हमला किया और आखिरकार 2 मरतबा की नाकामी के बाद फतह कर लिया और खुसरू मलिक, जो लाहौर में दौलत गजनविया की आखिरी निशानी था, को गिरफ्तार करके गौर भेज दिया। पंजाब पर कब्जा हो जाने के बाद शहाबुद्दीन गौरी के लिए हिंदुस्तान पर हमला करना यूं ही आसान था कि उसको मजीद कुव्वत इससे पहुंची कि उस वक्त कनौज और दहली और अजमेर और शुमाली हिंद में राजपूतों की 2 मजबूत और ताकतवर हुकूमतें थी। कनौज की हुकूमत जयचंद के कब्जे में थी और दहली और अजमेर की सल्तनत का फरमा रवा पृथ्वीराज था, और उन दोनों में ऐसे ही इत्तेफाक नहीं था जैसे गौरी और गजनवियों में ना था। शहाबुद्दीन गौरी बठिंडा पर हमलावर हुआ और उसे फतह कर लिया। पृथ्वीराज को उसकी इत्तला हुई तो वो लश्कर जर्रार लेकर मुकाबले के लिए निकला। थानीसर से 14 मील के फासले पर दोनों में मार्का एक कारजार गर्म हुआ, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी बुरी तरह घोड़े से गिर गया, जिसकी बिना पर उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी हिम्मत हारने वाला नहीं था। फिर जंगी तैयारियों का एहतमाम कर लिया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज खुद भी बड़ा बहादुर था, फिर जंग का तजर्बा रखता था। गौरी भी बड़े तुज़ुक़ व एहतशाम और साजो सामान के साथ निकला और पृथ्वीराज के लश्कर को ऐसी बदतरीन शिकस्त दी कि उसके लश्कर को उसने पीस कर रख दिया था, और उसी शानदार फतह के नतीजे में अजमेर तक का इलाका सुल्तान ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उसके बाद गौरियों ने शुमाली हिंद की दूसरी राजपूत रियासत यानी कनौज पर हमला किया। ये जंग बड़ी जिगरदारी और बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिरकार शिकस्त खाई और गौरी उसे फतह करके अफगानिस्तान चला गया। बाद अज़ां कुतुबुद्दीन ने गुजरात और बुख्तियार खिलजी ने, जो कनौज में गौरी का नायब था, पहले ओध और बिहार और फिर मगरबी बंगाल को भी फतह कर लिया। उन हालात में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लिए रणथंबोर को फतह करना कोई बड़ा मार्का न था, लेकिन करामती, जो मुसलमानों के अजली दुश्मन थे, वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान में मजबूत और मुस्तहकम हो। वो मुसलमानों को कमजोर करने के दर पे हुए। चुनाचे जिस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी एक बगावत को फरोग करने के लिए हिंदुस्तान आया और उससे फारिग होकर वापस जा रहा था कि दरियाए जहलम के किनारे इन मुल्हिद करामतियों ने उस पर हमला किया। सुल्तान जख्मी हुआ और जानबर ना हो सका। कदीम मुअर्रिख शहाबुद्दीन गौरी की वफात को इस्लाम और मुसलमानों का अजीम हादसा करार देते हैं। उसका अंदाजा इससे होता है कि हाजी दबीर जोज़जानी लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कयामत कब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ 600 बरस बाद। इसके बाद मुअर्रिख मौसूफ लिखता है कि गौरी की वफात भी हिजरी 602 में हुई। इस बिना पर इसको कयामत की पहली अलामत समझना चाहिए, क्योंकि चंगेज खान के हमलों का आगाज भी उसी सन में हुआ था, इसलिए ये कयामत की दूसरी निशानी थी। बहरहाल सुल्तान महमूद गजनवी की तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का दौर भी गुजर गया और रणथंबोर को किसी ने ना छेड़ा, इसलिए कि रणथंबोर वालों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। शहाबुद्दीन ने गुलामों को अहमियत दी। उसका चूंकि कोई बेटा नहीं था, लिहाजा सुल्तान ने अपने गुलामों को इंतजामी और फौजी काबिलियत से आरास्ता करके एक गिरोह पैदा कर दिया था, जो उसके बाद भी हिंदुस्तान में हुकूमत और सुल्तान का काम बाखूबी चला सकता था। चुनाचे शहाबुद्दीन गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दहली का हाकिम हुआ। तख्त नशीन होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ताजुद्दीन यलदौज से लाहौर छीनने के बाद फारिग होकर गजनी गया तो 40 रोज वहां मुकीम रहकर वापस लाहौर आया। यहाँ कयाम के दौरान वो एक दिन चौगान खेल रहा था कि घोड़े से गिरकर जाँ बहक हो गया। उसकी तदफीन भी लाहौर ही में हुई। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में भी चूंकि रणथंबोर के मुहाफिजों और वहां की अस्करी कुव्वत ने मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज ना उठाई थी, लिहाजा मुसलमानों ने अपनी रवादारी की पॉलिसी को जारी रखते हुए रणथंबोर वालों से कोई तारुज ना किया। इस तरह रणथंबोर वालों का यह कहना कि सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक उनका कुछ ना बिगाड़ सके तो कोई और मुसलमान उनका क्या बिगाड़ेगा, यह उनकी हमाकत और उनकी नापुख्ता जहनियत थी। शायद रणथंबोर वाले इससे बेखबर थे कि तारीख आलम में मुसलमान एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं और तारीख के औराक जानते हैं कि किस कदर हैरत अंगेज तौर पर मुसलमानों ने निहायत मुहैयर और खैराकुन तरीके पर तरक्की की और अपने कारनामों का नक्श सफ़ाए तारीख पर इस तरह जब्त किया
کہ دنیا کی دوسری قومیں ان کی عظمت و برتری کے سامنے سر اطاعت خم کر دینے پر مجبور ہوئی۔ یہ قرون اولیٰ کے مسلمان ہی تھے جنہوں نے مشرق میں سندھ اور چینی ترکستان تک، مغرب میں اندلس تک اپنی حکومت اور مملکت کی حدود وسیع کی، اور ان ملکوں میں صرف سیاسی طاقت و قوت حاصل نہیں کی بلکہ اسلام کی حقانی تعلیمات اور اسلامی تمدن اور تہذیب کی ناقابل فراموش دلکشی نے اپنا ایسا رنگ جمایا کہ چند ملکوں کو چھوڑ کر تمام مفتوحہ ممالک اسلامی ملک بن گئے۔ پھر علوم و فنون میں ایجادات و اختراعات، تہذیب نفس اور نظام اخلاق کی ترتیب و تدوین میں اپنی ذہنی اور دماغی عظمت، برتری اور مافوق العادت اپنی جد و جہد کا ایسا ثبوت دیا کہ بڑے سے بڑا معاند مورخ بھی ان کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی اس عظمت و قوت اور عسکری مہارت کے باوجود رنتھم بور والوں کا یہ کہنا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے ایک حماقت خیز زوم سے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے رنتھم بور والوں کے اسی زوم اور اسی دعوی ناتسخیر ہونے کو توڑنے کے لیے اس پر ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ رنتھم بور والے آنے والے دور میں کرامتیوں سے مل کر مسلمانوں کے لیے کوئی اور مسئلہ، سازش یا بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نزا خان کراتیس اور باربد ایک روز دیوان خانے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے جبکہ حسین اور خوبصورت ایتمر مطبخ میں کام کر رہی تھی۔ اس کی اب شادی ہو چکی تھی، وہ قزلق خان کی بیوی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیوان خانے میں داخل ہوئی، اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ گئی، پھر غور سے اپنے باپ نیزا خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا، اس موقع پر جبکہ اماں بھی یہاں ہے، بھائی بھی یہاں ہے، میں آپ سے ایک اجازت لینا چاہتی ہوں۔ ایتمر کے ان الفاظ پر نیزا خان نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹی، اول تو میں تیری بات سمجھا ہی نہیں، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کس بات کی اجازت لینا چاہتی ہے؟ دوئم میں تم سے یہ کہوں کہ اب اگر تم نے کوئی کام کرنے کی اجازت لینی ہے تو میری بچی، یہ اجازت تجھے قزلق خان سے لینی چاہیے۔ میری بیٹی، اب تو شادی شدہ ہے، قزلق خان کی بیوی ہے، لہٰذا سب سے پہلا حق تجھ پر قزلق خان کا بنتا ہے۔ میری بچی، تو جو بھی کام کرنا چاہتی ہے اسے کرنے کے لیے اجازت تجھے قزلق خان سے لینی چاہیے۔ نیزا خان جب خاموش ہوا تب ایتمر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بابا، میں آپ کی باتوں، آپ کی ذات پر فخر کرتی ہوں، پر بابا، میں نے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں لینی۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ضرور آپ اور قزلق خان دونوں سے اس سلسلے میں مشورہ کرتی۔ بابا، آپ جانتے ہیں کل لشکر یہاں سے کوچ کرے گا اور سلطان رنتھم بور والوں پر ضرب لگائے گا، اس لیے کہ رنتھم بور والوں نے جو یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں، سلطان ان کے اس زوم اور دعوے کو توڑنے کے در پہ ہے۔ اس کے علاوہ رنتھم بور والوں کے ساتھ کرامتی ساز باز کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہی کرامتی ہیں جو اس سے پہلے مسجد میں سلطان اور مسلمانوں پر حملہ ہو چکے ہیں، اور سلطان ہر صورت میں اس قوت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے جو ہندوستان میں کرامتیوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ بابا، جو لشکر کل روانہ ہوگا اس کے لشکریوں اور سالاروں کو سلطان شمس الدین التمش نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ رنتھم بور کی مہم طول بھی پکڑ سکتی ہے۔ رنتھم بور کے علاوہ سلطان آس پاس کے ان قلعوں اور چھوٹی گڑھیوں پر بھی حملہ ہوگا جہاں باغی اور سرکش پرورش پاتے ہیں، اس بنا پر یہ مہم طول پکڑے گی۔ بابا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبکہ قزلق خان مستقر کی طرف جانے لگے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ لشکر میں شامل ہوں گی۔ بابا، ان کا کہنا ہے کہ انہیں ساتھ لے جانے میں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن سب سے پہلے اماں اور ابا سے اجازت لو۔ بابا، اس سے پہلے میں اماں سے بات کر چکی ہوں، اماں مجھے باخوشی جانے کی اجازت دے چکی ہیں۔ اب میں یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤں گی، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو یہیں آپ کے پاس رہوں گی۔ جب تک ایتمر بولتی رہی، نیزا خان پیار اور شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوئی تب نیزا خان ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، واہ میری بچی، یہ بھی تم نے خوب کہی۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں قزلق خان کے ساتھ جانے سے روکنے والا؟ بیٹی، تو اس کی بیوی ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، سب سے پہلا حق تم پر قزلق خان کا بنتا ہے۔ میری بچی، اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہے تو میں تو کیا، کوئی بھی تمہیں تمہارے اس ارادے، تمہاری اس خوشی سے روک نہیں سکتا۔ میری بچی، اگر تم قزلق خان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہونا چاہتی ہو تو یوں جانو اس میں تمہارے باپ کی خوشی اور تمانیت بھی ہے۔ نیزا خان کے ان الفاظ پر ایتمر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر جب مسکراتے ہوئے بڑی شفقت میں کراتیس نے ایتمر کی طرف دیکھا تو ایتمر مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گئی تھی۔ اس موقع پر کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی اور نیزا خان بڑی محبت اور چاہت میں اپنی بیٹی ایتمر کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا،
मेरी बच्ची, कल तू यकीनन अपने शोहर के साथ लश्कर में शामिल होकर जाएगी। मेरी बेटी, मेरी एक बात याद रखना, इंसान में दो कुव्वतें हैं, एक सोचने और गौर करने की कुव्वत जिसको कुव्वत नजरी कहते हैं। ये कुव्वत अशियाए आलम की हकीकत दरियाफ्त करने और उनकी माहियत का खोज लगाने के बाद फैसला करती है कि कौन सा अमल अच्छा है, उसे इख्तियार करना चाहिए, और कौन सा अमल बुरा है जिसकी बिना पर उसे तर्क कर देना चाहिए। कुव्वत नजरी के उस फैसले के बाद दूसरी कुव्वत कुव्वत अमली है। वो कुव्वत नजरी के फैसले के मुताबिक किसी काम के करने या ना करने की ताकीद करती है। इन दोनों कुव्वतों का ताल्लुक इंसान के नफ्स से है। एक मुद्दा इदराक है और दूसरी मुद्दा तहरीक। फिर इन दोनों कुव्वतों के मातहत मुख्तलिफ कुव्वतें हैं जो अपने अपने दायरा असर अमल में काम करती हैं। तमाम फ़लसफ़ा अखलाक की बुनियाद इन्हीं दोनों कुव्वतों के मुहर्रिकात और इनके मज़ाहिर से बहस करने पर कायम है। इन्हीं दो कुव्वतों की बेएतदाली से जब ये अफरात व तफरीत हो जाती है तो बुरे अखलाक पैदा होते हैं, और जब इनमें एतदाल पाया जाता है तो इनसे फ़ज़ाइल अखलाक का ज़हूर होता है। मेरी बेटी, तू अब कज़ला खान की बीवी है और वो तेरी ज़िंदगी का महवर, तेरी तमन्नाओं और इरादों का मरकज़ है, और तू उसकी मंजिल और उसकी हयात का महवर है। मेरी बेटी, कज़ला खान के साथ मैदान जंग में रहते हुए कोई काम ऐसा ना करना जिसमें कज़ला खान की खुशी और रजामंदी शामिल ना हो। मेरी बच्ची, मैं जानता हूं तू उससे किस कदर मोहब्बत करती है, और मैं ये भी जानता हूं कि तेरी आदत क्या है। इसके बावजूद एक बाप की हैसियत से तुझे समझाना मेरी बेटी मेरा फर्ज बनता है। मेरी बेटी, जिस चीज को दानिश्वर हिकमत कहते हैं वो इन्हीं दोनों कुव्वतों पर मुश्तमिल है। यही हिकमत है जो इंसान के अशरफुल मखलूकात होने की असास और बुनियाद है। इसी बिना पर जिंदगी इनफरादी हो या इज्तिमाई, बहरहाल इसकी कामयाबी और तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि शख्सी और इनफरादी या कौमी और इज्तिमाई कुव्वतें नजरी और अमली कुव्वत दोनों तंदुरुस्त हों, अफरात व तफरीत से अलग हों, और एतदाल पर कायम रहकर किसी चीज के हुस्न कुब को समझने या किसी फेल के करने या ना करने के बारे में वही रवैया इख्तियार किया जाए जो सही मानों में एक तंदुरुस्त और मोतदिल कुव्वत को इख्तियार करना चाहिए। मेरी बच्ची, जिस तरह हर इंसान में कुव्वत नजरी और कुव्वत अमली होती हैं, ठीक इसी तरह हर कौम का एक मिजाज होता है, और उस एतबार से पूरी कौम की भी एक कुव्वत नजरी होती है जिसके आईने में वो अशियाए आलम के हुस्न कुब को देखती और जानती है। और इसी तरह एक पूरी कौम की कुव्वत अमली होती है जिसके बायस कौम के तमाम अफराद मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर कोई काम करते हैं। उस वक्त इन अफराद के अकायद व अमाल में एक हम आहंगी, यकसानियत और उस्तवारी पाई जाती है। उन सब का मरकज़ निगाह एक होता है, एक ही मकसद और एक ही जज्बे के मातहत उनकी हरकत होती हैं। जाहिर है अगर उस कौम के मिजाज में फतूर नहीं आया और उसका दिमाग और उसके अज़ा व जवारे तंदुरुस्त हैं तो उस कौम का हर इकदाम मुस्तैद और उसका हर अमल नेक होगा, और ये कौम दुनिया के तमाम इंसानों के लिए रहमत व बरकत का सरचश्मा होगी। और जिस किसी समत का भी रुख करेगी, बातिल और शर फसाद की तमाम जुल्मतें खुद ब खुद छटती चली जाएंगी, और हक व सदाकत के आफ्ताब की शुआएं लम्हा बा लम्हा वुसअत पजीर होती रहेंगी। मेरी बच्ची, ये बातें मैं तुझसे इसलिए कह रहा हूं कि ताकि लश्कर में शामिल होकर तू फिक्रमंद और खौफजदा ना हो। इसलिए कि जहां तक सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का ताल्लुक है, जिन खूबियों को मैंने तुम पर जाहिर किया है ये उसमें बदरजा इंतहा मौजूद है। वो एक नेक दिल बादशाह है, उसकी रियाया भी उससे मोहब्बत करती है। मेरी बेटी, इसी तरह अगर तू अपने शोहर के साथ रहते हुए उसकी हर बात के सामने सर तस्लीम खम कर देगी और उससे कोई नजरी अमली इख्तलाफ नहीं रखेगी तो मेरी बेटी, तू जिंदगी भर खुश रहेगी। तू मेरी बेटी है, मुझसे बेहतर तेरे अखलाक, तेरी आदत को कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं तू साबिर और शाकिर है और हर मामले में सब्र और शुक्र कर सकती है और करती रही है। जहां तक कज़ला खान का ताल्लुक है मेरी बच्ची, मैं उसके मिजाज को भी समझ चुका हूं। वो भी बड़ा साबिर, बड़ा शाकिर बच्चा है। उसने अपनी जिंदगी में बड़ी तकलीफें और इब्तलाएं देख रखी हैं, गुलामी के दौर से गुजर चुका है। बेटी, एक बात याद रखना, जो शख्स गुलामी के दौर से गुजर जाता है उसे जिंदगी की कदरों से सबसे ज्यादा प्यार हो जाता है। वो आजादी को भी अहमियत देता है, शख्सी आजादी को भी, इज्तिमाई आजादी को भी, और फिर वो जीने का ढंग भी सीख जाता है। ना किसी की आजादी छीनने की कोशिश करता है, ना अपनी आजादी छीनने देता है, ना खुद गुलामी को पसंद करता है, और ना ये चाहता है कि किसी को जबरदस्ती नाहक गुलाम बना लिया जाए। इस बिना पर मेरी बेटी, मैं तेरे शोहर कज़ला खान पर भी पूरा एतमाद और भरोसा कर सकता हूँ, और मैं तुमसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि तू अपने शोहर को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। यह फिक्र अदा करते करते नीसा खान अचानक चौंक पड़ा था। उसके इस तरह अचानक खामोश होने पर करातीस, एतमर और बारबद गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। वो भी चौंके थे, इसलिए कि नीसा खान का चेहरा दीवान खाने के दरवाजे की तरफ था और करातीस, एतमर और बारबद की पुश्त दरवाजे की तरफ थी।
जब नीजा खान बगौर दीवान खाने के दरवाजे की तरफ देखने लगा, तब करातीस, एतमर और बारबद ने भी पलटकर दीवान खाने के दरवाजे की तरफ देखा। वहां कजलक खान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे उस हालत में देखते हुए एतमर की खुशी की कोई इंतहा न थी। अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई कहने लगी, आप यूं दीवान खाने के दरवाजे पर क्यों खड़े हो गए हैं? अंदर आए। वहां खड़े ही नीजा खान को मुखातिब करके कजलक खान कहने लगा, बाबा, आप जो कुछ एतमर से कह रहे थे उसका एक हिस्सा मैं सुन चुका हूं। दरवाजे के करीब आते आते मैं रुक गया था। बाबा, इस सिलसिले में आपको एतमर से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। उसके साथ ही कजलक खान आगे बढ़ा, नीजा खान के पहलू में बैठ गया। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, बाबा, शादी के बाद जो हुस्न सलूक एतबर ने मेरे साथ किया है, ऐसा सलूक, ऐसा उम्दा रवैया, ऐसा मोहब्बत और चाहत भरा सलूक तो बाबा मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं देखा था। यहां तक कहने के बाद कजलक खान जब दम लेने के लिए रुका, तब अपने बाप नीजा खान की तरफ देखते हुए एतमर बोल उठी, बाबा, ये कुछ ज्यादा ही कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। हालांकि शादी के बाद इनका सलूक मेरे साथ मिसाली और उम्दा रहा है, जबकि मैंने अभी तक इनकी भलाई और बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया। बाबा, ये सिर्फ आपको खुश करने के लिए तारीफ कर रहे हैं। वरना एतमर को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि नीजा खान बोल उठा, बेटी, कजलक खान जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त है, इसलिए कि मैं तेरे मिजाज से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं तू अपने शोहर को अजहद खुश और मुतमईन रखने की भरपूर सलाहियत रखती है और तू ऐसा कर गुजरेगी। फिर नीजा खान ने कजलक खान की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, तेरी आमद से पहले ये मतबख से मेरे पास आई और इसने कल लश्कर में शामिल होने के लिए मुझसे इजाजत मांगी। मेरे बेटे, अब ये तुम्हारी बीवी है, ऐसे कामों में इसे मुझसे नहीं तुमसे इजाजत लेना चाहिए। नीजा खान मजीद कुछ ना कह सका, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए कजलक खान बोल उठा, बाबा, इसमें एतमर का ना कोई कसूर है ना इसकी गलती। बाबा, सबसे पहले गुज़िश्ता रात मैंने अलहदगी में इससे बात की। पहले मैंने इससे पूछा कि क्या ये मेरे साथ लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार है। इस पर इसने बड़ी खुशी से इरादा जाहिर किया कि ये मेरे साथ लश्कर में रवाना होगी। बाबा, मैंने इससे यह कहा था कि ये इस तरह लश्कर में शामिल नहीं होगी। मैंने ही इसके सामने तजवीज रखी कि इस मौजू पर अम्मा और बाबा से बात करो और उन दोनों से इस सिलसिले में इजाजत तलब करो। बाबा, मैं आप और अम्मा के मिजाज से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इसे रोकेंगे नहीं, लेकिन इस तरह आप दोनों की अहमियत कम होती थी। ठीक है, एतमर मेरी बीवी है, लेकिन साथ ही आपकी बेटी भी है। पहले ही आपकी बेटी है, बाद में मेरी बीवी है। मैं चाहता हूं ये शादी से पहले तक जिस अंदाज में आपकी खिदमत करती रही है वैसे ही करती रहे, और जिस तरह आप इसकी जात पर शादी से पहले तक फख्र करते रहे हैं, शादी के बाद भी आपका रवैया इसके साथ ऐसा ही रहे। मैंने इससे कहा था कि बाबा और अम्मा से इस सिलसिले में इजाजत लेना। इसके ऐसा करने से बाबा, घर में आप दोनों की अहमियत जाहिर होती है और पता चलता है कि इस घर में हर फैसला आपकी मर्जी और मंशा से होता है, और अगर आप दोनों कोई काम ना करना चाहें तो वो काम इस घर में नहीं होगा। नीजा खान थोड़ी देर तक बड़ी शफकत और ममनूनियत में कजलक खान की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, बेटे, मैं तेरी जात पर फख्र करता हूं। मैं समझता हूं मेरी बेटी एतमर कजलक खान के लिए पैदा हुई थी। यह हमारी खुशकिस्मती है कि एतमर के साथ जो तुमने हमसे इजाजत लेने का फैसला किया था, इसके लिए मैं तेरा ममनून और शुक्रगुजार ही नहीं बल्कि जब तक जिंदा रहूंगा तेरी जात पर फख्र करता रहूंगा। नीजा खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो दोबारा कह रहा था, बेटे, तुम मुस्तकर की तरफ गए थे, अब बोलो क्या मामला है। जवाब में कजलक खान कहने लगा, बाबा, आने वाली पूरी शब लश्कर अपनी तैयारी में गुजारेगा और अगले रोज फजर की नमाज अदा करने के बाद लश्कर रंथम्बोर की तरफ रवाना होगा। कजलक खान के उस इंकशाफ पर नीजा खान ने एतमर की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटी, कजलक खान के साथ आने वाली शब के इख्तिताम पर तुम दोनों ने लश्कर के साथ कूच करना है। अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दो। फिर नीजा खान ने करातीस की तरफ देखा और कहने लगा, करातीस, तुम भी इस मामले में दोनों की मदद करो, बल्कि मैं और बारबद भी उठते हैं। इस पर बारबद जस्त लगाने के अंदाज में उठा और कहने लगा, बाबा, आप और अम्मा दोनों कजलक भाई और एतमर बहन के साथ मिलकर इन दोनों मियाँ बीवी के कूच की तैयारियां करें। इनके लिए बेहतरीन ज़ादे राह का एहतमाम होना चाहिए। मैं अस्तबल की तरफ जा रहा हूँ। बड़े प्यारे अंदाज में अपने भाई के घोड़े को खुरैरा करूंगा, उसके दाने चारे का एहतमाम करूंगा और उसके बाद मैं खुद भी बाजार जाऊंगा। अपने भाई और बहन के लिए कुछ चीजें भी खरीद कर लाऊंगा। बारबद के उन अल्फाज पर एतमर और कजलक खान मुस्कुरा रहे थे। नीजा खान और करातीश भी खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर बारबद उठकर अस्तबल की तरफ चला गया। नीजा खान, करातीश, एतमर और कजलक खान दीवान खाने से बाहर निकल गए ताकि एतमर और कजलक खान की तैयारी को आखिरी शक्ल दी जाए। अगले रोज फजर की नमाज के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने लश्कर के साथ रंथम्बोर की तरफ रवाना हुआ था।
रंथम्बोर वालों को अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत और अपने किले की मजबूती और इस्तेहकाम पर बड़ा फख्र और नाज था। चुनाचे उनकी जंगी तैयारियां तो पहले ही अरूज पर थी, इसलिए कि करामती उनके साथ साजबाज किए हुए थे। उन्हें जब खबर हुई कि उनसे निपटने के लिए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली से रवाना हो चुका है, तब उन्होंने भी अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी थी। चुनाचे जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने लश्कर के साथ रंथम्बोर के नवाह में पहुंचा, तब रंथम्बोर के लश्कर ने शहर से बाहर फसील के करीब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से टकराने का अज़्म कर लिया। इस तरह दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए थे। उस मौके पर रंथम्बोर वालों ने एक चाल चली। वो जानते थे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली से एक लंबा सफर तय करते हुए आया है, लिहाजा उसके लश्करी और सालार थकावट महसूस कर रहे होंगे, लिहाजा उनके सफर की उस थकान से फायदा उठाना चाहिए। चुनाचे जो ही सुल्तान अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा और सुल्तान ने पड़ाव कायम किया, रंथम्बोर वालों ने अपने लश्कर के अंदर जंग की इब्तिदा करने के लिए नरसिंगे फूंकने शुरू कर दिए थे। यह सूरत हाल देखते हुए सुल्तान ने भी अपने लश्कर की तरतीब को आखिरी शक्ल दी। सुल्तान ने वस्ती हिस्सा अपने पास रखा और इज़ुद्दीन को अपने नायब की हैसियत से वस्ती हिस्से में ही रखा। दाएं हिस्से की कमानदारी अलाउद्दीन जानी के पास थी। दूसरा बड़ा सालार सैफुद्दीन कोची उसकी नियाबत कर रहा था। बाएं पहलू की कमानदारी ख्वाजा मुहज्जब के सपुर्द थी, जबकि कबीर खान जैसा सालार उसके नायब की हैसियत से काम कर रहा था। हस्बे साबिक सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने दुश्मन पर ज़रब लगाने के लिए अपना पहला तरीकाकार ही इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। लश्कर के उन 3 हिस्सों के अलावा कजलक खान की कमानदारी में मुकदमातुल जैश को अलहदा रखा गया था, ताकि ऐन जंग के अरूज पर उससे दुश्मन पर ज़रब लगवाई जाए। इसके अलावा चंद दस्तों पर मुश्तमिल लश्कर का एक और हिस्सा भी एक छोटे सालार की सरकर्दगी में सुल्तान ने अपने पड़ाव की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया था। जिस वक्त दोनों लश्कर सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे, उस वक्त कजलक खान अपने मुकदमातुल जैश के साथ अपने लश्कर के दाएं पहलू के बिल्कुल पीछे था, लिहाजा सामने से देखने वाले को वह सुल्तान के दाएं हिस्से का ही एक जुज्व लगता था। चुनाचे अपनी सफ़ें दुरुस्त करने और कुछ देर तक वहशियाना अंदाज में नारे बुलंद करने के बाद रंथम्बोर वालों ने अपने काम की इब्तिदा की और वो कज़ा के अनासिर की तरह हमलावर हो गए थे। रंथम्बोर वालों के उस हमले के जवाब में सुल्तान और उसके सालारों ने भी अपनी कार्रवाई की इब्तिदा की और वो भी रियासतों के नकीबों की तरह टूट पड़े थे। मैदान जंग के अंदर खौफनाक आवाजें आवारा जुमलों, सिसकते तड़पते अल्फाज की तरह रक्स करने लगी थी। मैदान जंग के अंदर जिगरदोज चीखों का सबब बनने लगी थी। घोड़ों के सुम गर्द उड़ाने लगे थे। मुस्कुराहटें बड़ी तेजी से आंसुओं में तब्दील होना शुरू हो गई थी। मैदान जंग और रज़्मगाह में हर कोई एक दूसरे पर कोहर के गिलाफ, सहर की किरणों, सुनसान रातों में बेचैन शरारों के खुरूश, अंधी भूखी जबिल्लत की तरह ताकत और जबरूत का मुजाहरा करते हुए छाने की कोशिश करने लगा था। हर कोई मौत का पैगंबर बनकर दूसरे की हालत बंजर खेतों, वीरान बस्तियों जैसी करने के दर पे हो गया था। मैदान जंग में जगह जगह जंगी नारे तारीख का सुरमाया बनकर उतरते हादसों को जन्म देने लगे थे। जिस वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और रंथम्बोर के लश्कर एक दूसरे पर खूनी जज्बों, हशर बर्पा करती बेकरारियों, कयामत खड़ी करती इस्तराबियों, सीनों में आतिश फिशां भड़काते गरम तुंद लावों और जमीन को लपेटती काली आंधियों की तरह हमलावर हो रहे थे, उसी वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लश्कर के अंदर एक नई हरकत शुरू हुई और यह हरकत एक खूनी इंकलाब का बाइस बनने वाली थी। कजलक खान, जो इससे पहले भी अक्सर व बेशतर जंगों में इसी तरह पुश्त की जानिब से निकलकर दुश्मन की सफों पर जरब लगाया करता था, इस बार भी उससे वही काम लिया गया। जिस वक्त दोनों तरफ के लश्करी एक दूसरे पर वैरानियां तारीख करते तूफानों की तरह हमलावर हो रहे थे, कजलक खान अपने लश्कर के साथ सुल्तान के लश्कर के दाएं पहलू की पुश्त की तरफ से हटा। अपने लश्कर के दाएं पहलू की आखिरी सफों के साथ होता हुआ वो बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा और अजीब तरह के खौफनाक नारे बुलंद करता हुआ वो रंथम्बोर के लश्कर के बाएं पहलू पर दस्तूर जबाबंदी तारी करके दुश्मन की सारी कजी दुरुस्त कर देने वाले खून गश्ता अंदेशों से लिपटे तूफानों के सायों और नगमा सोत को नामानूस करके दस्ते दिल में लम्हों तक को असीर कर देने वाली सहराओं की दहकती आग और बरहमी बढ़ाती कुव्वत इरादी की तरह हमलावर हो गया था। कजलक खान के इस तरह हमलावर होने से वही कुछ हुआ जो इससे पहली मुहिमों में उसके इस तरह दुश्मन के पहलू पर हमलावर होने से हुआ करता था। जब कजलक खान ने रंथम्बोर वालों के बाएं पहलू पर जोरदार हमले शुरू किए तो अपने उन हमलों में उसने कई सफों को उधेड़ कर रख दिया था। उन सफों के पीछे जो दुश्मन के लश्करी काम कर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि उनके बाएं जानिब लड़ने वाले लश्करी बड़ी तेजी से अपनी जानों से हाथ धोना शुरू हो गए हैं और उनके बाएं जानिब से मुसलमानों की कोई और कुव्वत हमलावर हो गई है,
तब उन्होंने अपने लश्कर के वस्ती हिस्से की तरफ खिसकना शुरू किया ताकि अपने आप को और अपनी जानों को महफूज कर सके। उनके ऐसा करने से बायां पहलू तो मुतासिर हुआ ही था, रणथंभौर वालों का कल्बे लश्कर भी मुतासिर होने लगा था। दूसरी तरफ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने जब अंदाजा लगाया कि उसका मुकदमतुल जैश दुश्मन के बाएं पहलू पर जरब लगा चुका है और अपने काम की कामयाबी के साथ रफ्तार तेज करता चला जा रहा है, तब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने लगातार नारे बुलंद किए। ऐसे नारे और तकबीरें बुलंद करने का सुल्तान का मकसद अलाउद्दीन जानी और ख्वाजा मुहज्जब को इत्तला करना था कि वो पूरी कुव्वत से हमलावर होने लगा था। चुनाचे उसके साथ ही सुल्तान ने अपने हमलों में तेजी पैदा कर दी और उन्हीं नारों के जवाब में अलाउद्दीन जानी और ख्वाजा मुहज्जब ने अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ अपने हमलों में शिद्दत पैदा कर ली थी। जब मुसलमानों के लश्कर की तरफ से ऐसे होलनाक हमले होना शुरू हुए, तब रणथंभौर के काफी लश्करी कटकर मरने लगे और फिर रणथंभौर वालों ने देखा कि मुसलमानों के मुकाबले में उनके लश्कर की हालत बड़ी तेजी से शबे हिजरा के जहर, गमे दहर की तलछट, कफन की धज्जियों, हौसला शिकनी के सैलाब और जिल्लत और रुसवाई की खौफनाकी जैसी होना शुरू हो गई थी। चुनाचे रणथंभौर वालों के सालारों ने आपस में मशवरा किया। उसके बाद उन्होंने पसपाई इख्तियार की और भागकर वो किले के अंदर महसूर हो गए और शहर पनाह का दरवाजा बंद कर लिया गया। रणथंभौर वालों को इस तरह बदतरीन शिकस्त देना सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बहुत बड़ी कामयाबी थी। चुनाचे जब रणथंभौर वालों का लश्कर शिकस्त उठाकर महसूर हो गया, तो चंद ही लम्हों बाद रणथंभौर वालों के लश्कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा फसील पर दिखाई देने लगा था। बुर्जों के अंदर उन्होंने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। फसील के ऊपर जगह जगह पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। बुर्जों के अंदर तीरों के गट्ठे एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे और लश्करी बड़ी तेजी से अब बुर्जों के अंदर और बुर्जों के बाहर जो किले के खिलाल के पीछे महफूज जगह बनी हुई थी, उनके पीछे बैठ चुके थे। ऐसा करके वो मुसलमानों को फसील के करीब नहीं आने देना चाहते थे। उस रोज सुल्तान ने पेशकदमी भी नहीं की, क्योंकि सुल्तान के लश्कर का पड़ाव कायम हो चुका था। इस बिना पर सुल्तान ने अपने लश्कर का एक हिस्सा तो बिल्कुल मुस्तैद रहने के लिए मुकर्रर किया। यह वही हिस्सा था जिसे जंग में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था, बल्कि उसे पड़ाव की हिफाजत पर मुकर्रर किया गया था। बाकी लश्कर को सुल्तान ने जख्मियों की देखभाल करने के बाद आराम करने का मौका फराहम किया था। जख्मियों की देखभाल करने के बाद कजला खान अपने खेमे में दाखिल हुआ। खेमे में उस वक्त एतमर बड़ी बेचैनी से शायद उसी की मुंतजर थी। जब वो खेमे में दाखिल हुआ तो पहले तो एतमर कजला खान का लिबास खून आलूद देखकर इंतहा दर्जे की परेशान हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, रंग उतर गया था। उसकी हालत देखते हुए कजला खान मुस्कुराया, आगे बढ़ा। बड़े प्यारे अंदाज में उसने एतमर के सर पर हाथ रखा और उसका सर आहिस्तगी से सहलाते हुए कहने लगा, क्या हुआ? एतमर ने कजला खान के खून आलूद लिबास की तरफ देखा और परेशानी में कुछ कहना ही चाहती थी कि कजला खान समझ गया, कहने लगा, इससे परेशान होने की क्या जरूरत है एतमर? तुम क्योंकि पहली बार मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हुई हो, लिहाजा तुम पर फिक्रमंदी और घबराहट तारी हो गई है। ऐसा तो हर मुहिम में होता है। अभी मैं ये लिबास तब्दील करूंगा, जंगी लिबास उतारकर दूसरा लिबास पहनूंगा, तो फिर सारे मामलात मामूल पर आ जाएंगे। कजला खान के उन अल्फाज पर एतमर किसी कदर मुतमईन हो गई थी। फिर कहने लगी, क्या आपने फिर रणथंभौर पर हमलावर होने के लिए जाना है या? इस पर कजला खान कहने लगा, एतमर, एक बार हम रणथंभौर वालों को बदतरीन शिकस्त दे चुके हैं और वो महसूर हो चुके हैं। सुल्तान ने अब मजीद हमलावर होने से रोक दिया है। फिर तुम देखो, सूरज गरूब होने के लिए भी झुकने लगा है। मेरे ख्याल में आज की शब सुल्तान लश्कर को आराम करने का मौका फराहम करेगा। फिर रणथंभौर पर हमलों की इब्तिदा की जाएगी। अभी तक सुल्तान ने अपने किसी सालार को मंसूबाबंदी से आगाह नहीं किया, लेकिन मेरा अंदाजा यही है। कजला खान जब खामोश हुआ तब एतमर बड़े प्यार से बोल उठी, पहले आप नहा लें। कुछ लश्करी आए थे, वो तहारत खाने में पानी भर गए हैं। नहाने के बाद मैं आपको दूसरा लिबास देती हूँ और ये खून आलूद लिबास है जो आपने पहना है, इसे धो देती हूँ। शायद आपने फिर यही पहनना होगा। एतमर के उन अल्फाज पर मुस्कुराते हुए कजला खान ने असबात में गर्दन हिलाई। फिर उसने गुस्ल किया। लिबास तब्दील कर लेने के बाद वो खेमे के वस्त में आकर बैठा, जबकि इतनी देर तक एतमर ने उसका वो खून आलूद लिबास खूब धोकर खुश्क होने के लिए बाहर खेमे की रस्सियों पर डाल दिया था। उसके बाद एतमर कुछ सोचते हुए कजला खान के सामने आन बैठी। कुछ देर तक दोनों मियाँ बीवी खामोश रहे। फिर गुफ्तगू का आगाज एतमर ने किया और कजला खान को मुखातिब करके कहने लगी, जंगों में हिस्सा लेने के लिए ये मेरा पहला तजर्बा है और मेरे ख्याल में तुम खौफजदा और घबरा भी गई हो। गौर से उसकी तरफ देखते हुए कजला खान ने पूछ लिया था। कजला खान के उन अल्फाज पर एतमर के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई और कहने लगी, आपका अंदाजा गलत है। मैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के मुकदमतुल जैश के सालार की बीवी हूँ, लिहाजा एक सालार की बीवी की हैसियत से मैं ऐसी मुहिमों से खौफजदा होने वाली नहीं हूँ।
اس کے علاوہ میں آپ پر یह بھی انکشاف کروں کہ دریائے جیہوں سے دہلی کی طرف آتے ہوئے میں نے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں۔ جس وقت منگول ہمارے علاقوں پر حملہ ہوئے تھے تو چاروں طرف آگ اور خون ہی نظر آتا تھا۔ میں ان حالات میں نہیں گھبرائی، خوف زدہ نہیں ہوئی، تو یہاں تو میں اپنے لشکر کے اندر محفوظ ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں۔ اب بولیں آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب میں قزلہ خان مسکرا دیا اور کہنے لگا، میرے پاس اب کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ جواب میں اعتمر نے پھر کچھ سوچا، اس کے بعد بڑی سنجیدگی میں قزلہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کو ریان اور لبانہ کے حصول کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر جب مجھے ریان اور لبانہ کے ماں باپ اور بھائی کا چہرہ نظر آتا ہے تو میں اداس اور پریشان ہو جاتی ہوں۔ آپ نے دیکھا جس روز ہماری شادی تھی اور ہماری شادی میں شرکت کے لیے محترم جمال الدین، ان کی بیوی اور بیٹا قدر خان آئے تھے۔ ٹھیک ہے، بظاہر وہ ہماری شادی پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان کی جو باطنی اور اندرونی حالت تھی اس کا اندازہ میں خوب لگا رہی تھی۔ ان کی آواز میں پہلے جیسی خوشی نہیں تھی، درد اور کرب چھپا ہوا تھا۔ ریان اور لبانہ کا یوں اٹھا لیا جانا اور غائب ہو جانا ان کے لیے ایسا روگ بن گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہتے کہتے اعتمر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ قزلہ خان بڑی سنجیدگی اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اعتمر، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس کی اہمیت کو خوب سمجھتا ہوں۔ ریان اور لبانہ کا یوں اٹھا لیا جانا اور پھر اس کے بعد ان کا اتا پتہ تک نہ ملنا بے شک ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو میں ایک روز ان کی تلاش میں ضرور نکلوں گا، اس لیے کہ سلطان شمس الدین التمش نے ان دنوں اپنے مخبر دو کاموں کے لیے پھیلا رکھے ہیں، اور وہ مخبر بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام وہ یہ سر انجام دیں گے کہ کرامتیوں کے ان سرکردہ لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں حملہ کر کے نمازیوں کو نقصان پہنچایا اور جنہوں نے وہاں سلطان شمس الدین التمش کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ مخبر یہ بھی دیکھیں گے کہ کرامتیوں کے ہندوستان کے اندر جو سربراہ ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو آئندہ کس جگہ اکٹھا کرتے ہیں، اور جب ایسا ہوگا تو ان پر حملہ ہو کر ان کا قصہ پاک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سلطان شمس الدین التمش نے اپنے انہی مخبروں کے سپرد جو دوسرا کام کیا ہے وہ ریان اور لبانہ کی تلاش ہے، اور مجھے امید ہے کہ سلطان کے یہ مخبر ریان اور لبانہ سے متعلق بھی بہت جلد کوئی خبر لے کر آئیں گے۔ اعتمر، تم نے نہیں دیکھا ہوگا اس لیے کہ جس روز میری اور تمہاری شادی تھی اور ہماری شادی میں شرکت کرنے کے لیے جمال الدین اور ان کی بیوی اور بیٹا قدر خان آئے تھے، اس وقت تم دوسرے کمرے میں تھی اور میں ان کے ساتھ دیوان خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ریان اور لبانہ سے متعلق ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ وہاں گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے انہیں تسلی اور ڈھارس دینے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہی سلطان کے مخبر ریان اور لبانہ سے متعلق کچھ بتائیں گے میں ضرور ان کی تلاش میں نکلوں گا۔ اس سلسلے میں میرے دونوں ساتھی تردی خان اور ارگون خان بھی بڑے بے چین اور پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریان اور لبانہ دونوں بہنوں کو تلاش کرنے کے لیے ضرور نکلنا چاہیے، اور وہ اس بات پر بھی مجھ سے اصرار کر رہے ہیں کہ جب کرامتیوں کے سربراہوں کا پتہ چل جائے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو تردی خان اور ارگون خان دونوں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بہرحال یہ بات کا معاملہ ہے۔ اعتمر، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں ریان اور لبانہ کو نہ بھولا ہوں اور نہ انہیں فراموش کیا ہے، نہ ہی مجھے محترم جمال الدین، ان کی بیوی اور بیٹے کی جو حالت ہے اس سے بے خبری ہے۔ خداوند نے چاہا تو ایک روز ریان اور لبانہ کا پتہ ضرور لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ قزلہ خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ سلطان شمس الدین التمش کے محافظ دستوں کا سالار قزلہ خان کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، اور قزلہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے۔ آپ ہی کو نہیں، سلطان نے اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں اور سرکردہ اشخاص کو اپنے خیمے میں بلایا ہے، کوئی انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس پر قزلہ خان اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کسی قدر پریشانی سے قزلہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے اعتمر بول اٹھی تھی، اب جب کہ سلطان اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دے چکے ہیں تو اس وقت سلطان نے سارے سالاروں اور سرکردہ لوگوں کو کیوں جمع کر لیا ہے؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا کرنے کی ضرور کوئی وجہ اور علت ہوگی۔ قزلہ خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اعتمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اعتمر، تم بیٹھو، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے، اور پھر واپس آ کر تفصیل کے ساتھ تم سے گفتگو کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی قزلہ خان جب اپنی جگہ سے اٹھا تب اعتمر بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیمے کے دروازے تک اعتمر قزلہ خان کے ساتھ آئی۔ اس کے بعد قزلہ خان سلطان کے خیمے کی طرف ہو لیا تھا۔